हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर लक्ष्मी नारायण यादव। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगा। यानी कि आज का मेरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे आपकी 5 रासायनिक अभिक्रियाएं बताई गई हैं। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो मुख्य रूप से 5 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो इनके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं आप इसके प्रकार की ओर। लेकिन उससे पहले, चूँकि मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी गई हैं, मैं उसको बता दूँ कि उसमें दिया गया है कि, और आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके बाद जो आपका यौगिक या तत्व बनते हैं, तो उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं की अदला बदली नहीं होती। यानी कि किसी नए तत्व के परमाणु नहीं आते हैं और न ही इसमें के उसमें जाएंगे, बल्कि जो परमाणुओं का आबंध होता है वही टूट जाता है और दूसरा आबंध बनाता है। इससे वहाँ पे नया जो है नई चीज़ बनती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे होता है आपका, देखिए जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए आप, H2+O2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका जल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था, और हमारा जो नई चीज़ बना है उसमें भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आ रहा, उसके सिवा अलग से कोई भी तत्व या यौगिक नहीं आ रहा, जैसे ClUl कोई भी अलग से नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो तत्व या यौगिक हम लेते हैं वही जो है टूट करके या जुड़ करके आगे बनता है, नई चीज़ नहीं आती है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपका है CaO। ठीक है, ये आपका सॉलिड है। ये CaO क्या होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना बोला जाता है इसको। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जल से जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है, ये आपका बना लेता है CaOH का होल ट्वाइज। इसको बोला जाता है बुझा चूना। ठीक है, ये होता है आपका बुझा चूना। इसको बोलते हैं, मतलब इसका वैज्ञानिक या रसायन की भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, बिना बुझा चूना ऐसे समझिए कि जो आप घर पे जब आप सफाई घर की जब सफ़ेदी करने के लिए चूना मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उसी को बोला जाता है बिना बुझा चूना, और उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसको लाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जल में मिला देते हैं। यानी कि किसी पानी भर करके उसमें उसको डाल दिया जाता है, और बहुत ही कुछ टाइम तक, लगभग 1 आध दिन तक उसको उसमें डाल के छोड़ दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? अगर जब आप चूना डाल रहे हैं और तुरंत वहाँ पे अगर हाथ डालेंगे तो जो है आपका हाथ जो होता है वो जल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, अब H2O से क्रिया करके वो बन गया बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल जाता है। लेकिन हमको इससे नहीं मतलब, यहाँ पे हम बताने वाले क्या है कि यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था और क्या बना। जैसे देखिए यहाँ पे CaO लिए हमने, कैल्शियम और ऑक्सीजन एक साथ लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ लिया। यहाँ पे यही तीनों मिल करके बन गए आपके कैल्शियम। क्या इसमें कोई नई चीज़ आई, कोई नया तत्व या यौगिक नहीं आया यहाँ पे, बल्कि यही जो थे, यही तत्व यौगिक, तो इन्हीं के परमाणु जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ आबंध था, यहाँ इसके साथ आबंध था,
फिर ये दोनों सब मिल करके एक ही साथ यहाँ पे आपका आबंध बना लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब वो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद हमारा होता है वो जो हमने अभिकारक लिया यानी कि जो हमने लिया है उसी में से बनते हैं, बल्कि कोई अलग चीज़ नहीं आती है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। सबसे पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपके एनसीईआरटी में दी गई है कि जब दो या दो से अभिकारक, ये पहला हम उठाते हैं संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अभिकारक आपस में संयोग करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिया, देखिए दो अभिकारक हमने लिए हैं, या उसकी सिंपल परिभाषा आप ले सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में संयोग करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जहाँ पे जुड़ रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए H2 और O2 जुड़ करके एक साथ होगा 2H2O, जुड़ा है ना, तो इसको बोलेंगे संयोजन। यहाँ पे देखिए CaO प्लस H2O बन गया क्या CaOH का होल ट्वाइज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे जो अभिकर्मक होता है या जो अभिकारक होता है, दो या दो से अभिकारक संयोग करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे देखिए C कोयले के दहन में, मतलब इसका कोयले का जो दहन होता है, कोयले का दहन, इसमें क्या होता है C+O2, ठीक है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये आपका सॉलिड होता है और ये गैस होता है, ये मिलके बन जाता है CO2, यानी कि यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो दहन होता है, यहाँ पे देखिए C+O2 मिलकर के आपका बन गया CO2। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया शुरू में कि अभी मैंने मूल रूप से 5 बताए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं मिलती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो संयोजन अभिक्रिया हुई है इसके लास्ट में ऊष्मा निकल रही है, इसके लास्ट में, इसके अंत में जो है ऊष्मा निकल रही है, और यहाँ पे जो C+O2 यहाँ पर भी आपका ऊष्मा निकलता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऊष्मा निकलता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे ऊष्मा निकल रही होगी उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया में आपका एक और चीज मिल गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख सकते हैं आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि जब हमारा उत्पाद बनता है, जब हम कोई अभिकारक लेकर के कोई उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। और बहुत जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपका ऐसा पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे बोले ना क्या होता है जब, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है, ठीक है, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड था, बिना बुझा चूना जल में मिलाए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और साथ में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है ना, जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो अगर वहाँ पे पर उस समय हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जो होगा वो जल जाएगा, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकल रही होती है। तो और भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के और भी उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। जितने भी उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदाहरण। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, जो मेथेन है उसको प्राकृतिक गैस मानते हैं, CH4, ठीक है, मेथेन गैस, इसको मेथेन बोलते हैं, लिख दे रहे हैं मेथेन, ठीक है। मेथेन आपका गैस है। O2 ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ठीक है। मतलब जो प्राकृतिक गैस है उसका दहन यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा CO2, ठीक है, और प्लस में आपका आ जाएगा 2H2O,
और प्लस में यहाँ से निकलेगी ऊर्जा। ये ऊष्मा नहीं, ऊर्जा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, ये भी आपका एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राकृतिक गैस का जो है दहन हो रहा है, संयोजन नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये जो यहाँ पे ये आपका प्राकृतिक गैस है CH4 मेथेन है प्लस 2O2 यानी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे उसका क्रिया करा के उसका दहन कराया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से बनता है CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस में जो है आपका ऊर्जा निकलती है। तो जहाँ से ऊर्जा निकलेगी, जहाँ से आपकी ऊर्जा निकलेगी वहाँ से समझ लीजिए ऊर्जा या ऊष्मा एक ही चीज़, ऊर्जा निकलेगी या ऊष्मा निकलेगी, वहाँ आपका ऊष्माक्षेपी होगा। फिर इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है, ठीक है, भोजन का जो है श्वसन जो श्वसन होता है, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हमारे शरीर के अंदर होती है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बारे में आप लोगों को, जो श्वसन में अभिक्रिया होती है उसके बारे में आप लोगों को आगे के चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो श्वसन जो होता है आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसे, जो श्वसन में ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज आपका ये टूटता है 6O2, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और प्लस ऊर्जा। ठीक है ना, तो यहां से आपको श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कैसे, देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज का समझिए दहन करेंगे या जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो टूटेगा। जो ग्लूकोज होता है यानी कि जो हम भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बन जाता है। उसके बाद जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ से टूट जाता है। क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस ऊर्जा निकलती है। तो वही ऊर्जा जो है हमारे शरीर में फैलती है। ऊर्जा जो होती है वही हमारे सभी पार्टों में जाती है। ठीक है, यानी कि श्वसन जो है आपका एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसी तरह से जो साग सब्जियां होती हैं उनको उनको जब सड़ाया जाता है यानी कि विघटित किया जाता है, तब उसमें से जो है आपका कंपोस्ट निकलता है, वो भी आपका एक ऊष्माक्षेपी है। यानी कि सब्जियों का विघटन, तो जब सब्जियों का विघटन होता है तो ये भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है तीन चीज़ों से होता है। ऊष्मा, ये ऊष्मा का मतलब ताप, प्रकाश, विद्युत। आपका जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो तीन चीज़ों से होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब कोई यौगिक, ठीक है, जब किसी यौगिक को ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, जब किसी यौगिक को ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के माध्यम से विघटित कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग कर दिया जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग नए यौगिक या तत्वों का निर्माण हो जाता है, तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे कोई यौगिक टूट करके किसी नए तत्व अथवा यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे कोई यौगिक टूट करके किसी नए यौगिक अथवा तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट, सबसे पहले देखिए फेरस सल्फेट को प्राप्त कैसे किया जाता है। जो फेरस सल्फेट होता है वो आपका फेरस सल्फेट के
रूप में नहीं होता है। जो फेरस सल्फेट होता है वो एक क्रिस्टल के रूप में मिल रहता है, उसमें आपका जल भी रहता है, ऐसे रहता है, H2O रहता है। ठीक है, इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे जो H2O होता है वो अलग हो जाता है और FeSO4 जो है आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो FeSO4 है, अब अगर इसको ऊष्मा दी जाती है यानी इसको भी गर्म किया जाता है तो तब आपका देखिए ये टूट करके हो जाता है FeO3 SO2 SO3। ठीक है, तो SO3 को बोला जाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा ट्राईऑक्साइड। ये आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो होगा आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फेरस सल्फेट था वो सिंगल अकेले था, इसको मैं ऊष्मा दिया गया तो फिर ये देखिए तीन चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में बढ़ गया। तो इस तरह की अपक्रिया को बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। तो ऐसा पहचानने के लिए भी आता है। तो जहाँ पे देखिएगा कि सिंगल से आपका 3-4 ऐसे बन रहे हैं, अलग अलग होके बन रहे हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को आप वियोजन अपक्रिया कहेंगे। और भी उदाहरण लीजिए, CaCO3, इसको चूना पत्थर बोला जाता है। चूना पत्थर जो आपका दीवार पे जब पुताई हो जाती है, ठीक है, जब चूने को दीवार पे पुताई हो जाती है उसको छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ लाइट की तरह से आ जाती है, तो वही आपका जो होता है CaCO3 होता है, चूना पत्थर। यानी कि जब चूना दीवार पे लग जाता है तो वो चूना पत्थर बन जाता है। ठीक है, इसको जब ऊष्मा देंगे, संगमरमर भी इसको बोलते हैं, इसको जब ऊष्मा दिया जाएगा तो ये जब ऊष्मा पाएगा तो ये आपका बदल जाएगा CaO का मतलब हो गया कि चूना बना लेगा, बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और प्लस साथ में यहाँ से जो है आपकी CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो मुक्त होगी। ठीक है, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो मुक्त होगी। तो हमारा अगला उदाहरण है 2PdNO3 का होल ट्वाइज। ये जो होता है आपका, ये होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है यानी कि जब उसमें ऊष्मा दी जाती है तो उसमें एक भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, उसमें जो धुआं उत्सर्जित होता है वो भूरे रंग का होता है, और ये भूरा रंग और कुछ नहीं होता है, ये होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, 2PDO यानी कि इसको बोलेंगे ये आपका हो जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2। ये जो होता है 4NO2, यही जो है भूरे रंग के रूप में निकलता है, ये आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो होता है भूरे रंग में निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में इसमें आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलती है प्लस O2। ठीक है, तो ये आपका लेड नाइट्रेट का। तो और भी उदाहरण दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। देखिए, जैसे दिया गया आपका 2AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब सूर्य के प्रकाश में गर्म किया, उसमें बताया गया है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग बदल जाता है, और ये रंग जो बदल करके धूसर रंग हो जाता है। ठीक है, ये धूसर रंग क्यों होता है, तो ये आपका बताया गया है कि जब इसको हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, जब सूर्य का प्रकाश इसमें आता है तो ये जो होता है अलग अलग टूट जाता है, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन दोनों जो होता है आपका अलग अलग हो जाता है, यानी कि 2Ag और प्लस क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन जो है अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका रंग जो है आपका
बदल जाता है। फिर इसी तरह से आपका है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका भी रंग इसी तरह से बदल जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब हम प्रकाश देते हैं ठीक है, तो ये भी आपका इसी तरह से 2Ag और प्लस ब्रोमीन में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे हमने ऊष्मा दी जिससे वहाँ पे हमारा जो यौगिक था वो टूट करके अलग अलग हो गया, यानी नई चीज़ बना लिया। यहाँ पे हमने सूर्य का प्रकाश दिया, यानी कि बताया था ना प्रकाश। इसी तरह से विद्युत देने पे, जैसे NaCl है ना, NaCl, तो NaCl को जब उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे ये दो भाग में हो जाते हैं, Na+ हो जाता है और एक Cl- हो जाता है, अलग अलग टूट जाते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके विघटन के लिए विद्युत का यूज किया जाता है। तो जिसको, यानी कि जिसका विघटन ऊष्मा के द्वारा होगा उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। देखिए यहाँ पे जिसका ऊष्मा के द्वारा हुआ है, यानी ये जो है आपके ऊष्मा या ताप, ठीक है, ये जो है आपके ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण है। यानी ऐसा वियोजन जहाँ पे ऊष्मा का उपयोग करेंगे वो ऊष्मीय वियोजन होगा, और ऐसा वियोजन जहाँ पे प्रकाश का यूज किया गया होगा उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। और जहाँ पे विद्युत का यूज किया, यानी ऐसा वियोजन, यानी जो यौगिक है अगर आपका विद्युत प्रवाहित करने पे टूट रहे हैं तो उसे बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिल रही है इस ऊष्मा वाले में। यहाँ पे हर जगह आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ताप तो दिया, ऊष्मा तो दिया, लेकिन वो ऊष्मा कहाँ गई ये हमको नहीं पता चला। देखिए यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया और अभिक्रिया के बाद कहीं हमको ऊष्मा निकली, नहीं निकला। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर को मैंने गर्म किया, यहाँ पे अभिक्रिया के बाद कोई ऊष्मा निकली, नहीं निकली। यानी कि इसने ऊष्मा को अपने में ले लिया, यानी ये अभिक्रिया ने, इस अभिक्रिया ने ऊष्मा को खपत कर लिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा शोषी। अभी इसके पहले मैंने आपको ऊष्मा क्षेपी बताया था, और ये है आपका ऊष्मा शोषी, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा शोषी होती है, यानी कि जो ऊष्मीय वियोजन होता है, याद करिएगा, ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाएं आपका ऊष्मा शोषी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ऊष्मा को ले लेती हैं, ऊष्मा का खपत कर लेती हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे ऊष्मा अवशोषित की जा रही हो उसका ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे वियोजन करने के लिए ऊष्मा का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दो चीज नहीं मिल गई, देखिए ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी संयोजन में मिला था, यानी कि जहाँ पे ऊष्मा निकलेगी उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी, और जहाँ पे ऊष्मा ली जाएगी उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जो भी प्रकार है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, यानी मुझको कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं।